हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों हैं जो हमारा जो कक्षा 10th है उसका जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है उसमें हमने कुछ हद तक अभी तक क्या है बच्चों बातें की थी। जैसे कि हमने कौन कौन सी बातें कर ली है बच्चों। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण देख रहे थे, है ना बच्चों। तो इसमें हमने अभी तक बहुत सारी बातें कर ली हैं। क्रियाकलाप 1.1, 1.2, 1.3 इनकी बात कर ली थी। मैग्नीशियम का जो रिबन था वो दहन करा दिया था। रासायनिक जो समीकरण होती है उसके बारे में हमने देख लिया था कि वाक्य समीकरण क्या है, शब्द समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है ना। और इनको कैसे लिखते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, उत्पाद को कहाँ लिखते हैं, तीर का निशान कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किधर की दिशा में उसका सिर होता है आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। फिर हम देख रहे थे बच्चों के रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती है ना। रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती है तो हमने ये देख लिया था बच्चों। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हमने देख लिया था। और हमने देख लिया था कि बच्चों क्या होता है रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने से या बैलेंस नहीं करने से, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देख लिया था। तो बच्चों हम बात करें तो हमने यहाँ तक की बात देख ली थी, ठीक है। अब हम आज जो है बच्चों वो यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारा जो मेन आज का हेडिंग है बच्चों वो है हमारे पास क्या है बच्चों, रासायनिक समीकरण को, क्या है आज की हमारी हेडिंग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अभी तक तो हमने क्या देखा था बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि कोई रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती है। आपके पास क्या होगा बच्चों, एक मिनट, आपके पास क्या होगा बच्चों, आपके पास एक होगी वाक्य समीकरण, यानी कि जो वाक्य के रूप में दी गई होगी। और वाक्य समीकरण के बाद आपने क्या लिखा बच्चों, उसकी शब्द समीकरण, क्या लिखी, शब्द समीकरण। अब हम शब्द समीकरण के बाद क्या करते हैं बच्चों, एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं। और अब हम देख रहे हैं बच्चों कि एक जो रासायनिक समीकरण है उसको किस प्रकार संतुलित किया जाता है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों मैं एक सबसे पहले आपके सामने एक रिएक्शन लेता हूं जो है मेरे पास जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्रिया करके बनाते हैं बच्चों क्या, ZnSO4 प्लस कौन बनेगा बच्चों, H2। अब ये रिएक्शन आपको बच्चों मैंने जो लिखी है वो आपको याद आ गई होगी कि इस रिएक्शन को हमने कहीं देखा है। जी हाँ बच्चों, इसको हमने जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, क्रियाकलाप था, कौन सा बच्चों, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था 1.3 उसमें इस रिएक्शन को हम देख के आए। किसी धातु की क्रिया बच्चों, ये धातु है, किसी अम्ल से करवाएं बच्चों, H2SO4 एक अम्ल है। किसी धातु की क्रिया जब अम्ल से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं यूँ कह रहा हूँ बच्चों, क्या ये जो रासायनिक समीकरण मैंने लिखी है क्या ये संतुलित है या फिर ये ढांचा समीकरण है यानी कि असंतुलित है। तो आइए हम चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए मैं यहाँ पर इसकी चर्चा करता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर एक टेबल तैयार करते हैं हम। मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों तत्व, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों अभिकारकों में तत्व के परमाणुओं की संख्या, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ परमाणु या की संख्या भी लिखाई देते हैं बच्चों। और यानी कि ये मैं लिख रहा हूँ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड वालों अभिकारक में लिखना है। तो ये अपने को पता है बच्चों क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होती है बच्चों, राइट हैंड साइड। ठीक, तत्व लिखूंगा मैं, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लिखूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, यानी कि मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड वाली जो परमाणु है उनकी संख्या। सबसे पहले बच्चों क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है बच्चों जिंक, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जिंक। फिर दूसरा है बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन, तो मैं हाइड्रोजन को इस प्रकार लिखूंगा बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन एक अकेले तत्व के रूप में लिख रहे हैं बच्चों, परमाणु के रूप में लिख दीजिए। और दूसरा है हमारे पास बच्चों तीसरा सल्फर, हाइड्रोजन है, सल्फर है और है बच्चों ऑक्सीजन।
ये हमारे पास 4 प्रकार के तत्व हैं बच्चों अभिकारकों में और उत्पादों में। तो मैंने सारे के सारे तत्व लिख दिए बच्चों, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब मुझे क्या करना है, अभिकारकों में इनकी परमाणु की संख्या कितनी है। जिंक बच्चों कितना है, 1 है, मैंने लिख दिया 1। हाइड्रोजन बच्चों, ये हाइड्रोजन है और नीचे क्या लग रहा है 2, तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों 2। सल्फर बच्चों कितनी है, 1 है। और ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 4 है। ठीक, इसी प्रकार में उत्पाद में बात करूँ तो जिंक कितना है बच्चों, 1 है। सल्फर कितना है बच्चों, 1 है। सल्फर कहाँ है, ये यहाँ पे लिख देते हैं 1। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 4 है, तो ऑक्सीजन वाली लाइन में। और हाइड्रोजन कितनी है बच्चों, 2, तो हाइड्रोजन वाली लाइन में। 1 1 2 2 1 1 और 4 और 4। इसका मतलब अभिकारकों में और उत्पादों में किसी भी तत्व के अगर परमाणु की संख्या देख रहे हैं वो बराबर आ रही है बच्चों। यहाँ पर क्या आ रही है बच्चों, बराबर। इसलिए ये जो रिएक्शन है बच्चों वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी कि इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है बच्चों, संतुलित है। अब हम उस रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों जो संतुलित नहीं है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की तरफ लेके चलता हूँ। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ से आपको एनसीईआरटी के बारे में एक बार लाइनें पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रही है हमारी पुस्तक। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया गया है बच्चों। शब्द समीकरण है ये, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। बच्चों मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में ये बताया था कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है या एक विस्थापन अभिक्रिया, उसको आपको पहचानना कैसे है। तो मैंने कहा था बच्चों यदि A + V C + D है ना बच्चों, A + B, या मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, A तो जुड़ा हुआ है किसके साथ, B के साथ, और C जुड़ा हुआ है बच्चों D के साथ, यानी 1 2 3 4 4 आइटम आपके पास नजर आते हैं। आप क्या कर दोगे, इसको आंखें बंद करके द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब मैं कह रहा हूँ कि बच्चों A + C और D जुड़े हैं, 3 आइटम आपको नजर आए बच्चों, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। हाँ, हालांकि ज़रूरी भी नहीं है पर अधिकांश का मामलों में ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि आगे देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है और कैसे पता चलता है कि विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक, तो देखिए बच्चों, अब इसको हमने देखो उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाता है बच्चों। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, एक बार और जूम कर लेते हैं हम ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखिए बच्चों, जिंक की जगह क्या लिख दिया, जिंक। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2SO4। जिंक सल्फेट बनेगा बच्चों ZnSO4, और कौन सी गैस निकलती है बच्चों, हाइड्रोजन। ये क्या हो गई बच्चों, एक रासायनिक समीकरण। अब तो बच्चों इसको अभी मैंने समझा दिया था। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करें। आओ देखते हैं। तो अभी हमने देखा था बच्चों, क्या देखा था कि दोनों साइड जो तत्वों के परमाणु की संख्या आई थी वो बराबर आई थी। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है बच्चों। इधर अगले पेज पर हम चलते हैं और अगले पेज पर आपके सामने ये टेबल दे रखी है बच्चों। क्या दे रखी है, टेबल 1 दे रखी है बच्चों। यहाँ उसने लिखा है बच्चों तत्व, कौन सा तत्व है, यहाँ लिखा है अभिकारकों में परमाणु की संख्या, और अभिकारक कहाँ होती है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, और यहाँ दे रखा है बच्चों उत्पाद में परमाणु की संख्या, और उत्पाद का होती है राइट हैंड साइड में। रिएक्शन क्या थी बच्चों, रिएक्शन थी जिंक प्लस H2SO4 मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ZnSO4। ZnSO4 प्लस क्या निकलती है बच्चों, गैस निकलती है। तो जिंक की तत्वों की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 1, हाइड्रोजन की 2 2, सल्फर की 1 1 और ऑक्सीजन की 4 4। अभी मैंने समझा दिया था। फिर कह रहा है कि उपरोक्त 1.3 समीकरण है उसमें तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तत्वों की संख्या क्या आ रही है बच्चों, बराबर आ रही है, इसलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, अब हम लेते हैं बच्चों एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ये लीजिए बच्चों, अब क्या लेते हैं बच्चों, हम एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे, संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, देखिए यहाँ पर अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो ये बच्चों रासायनिक समीकरण है। ये क्या है बच्चों, आपके पास रासायनिक समीकरण है। कौन सी है बच्चों, आयरन की क्रिया यानी कि लोहे की क्रिया जब जल से करवाई जाए तो बच्चों क्या बनता है, ये बन रहा है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। क्या बन रहा है बच्चों, जब लोहे की क्रिया जल से करवाते हैं तो हमारे पास एक तो बन रहा है बच्चों आयरन ऑक्साइड और एक बन रहा है बच्चों हाइड्रोजन। पहले हम तत्वों की संख्या जो है, तत्वों के परमाणु की संख्या है उसको गिनेंगे।
काउंट करेंगे किस साइड कम है किस साइड ज़्यादा है। अगर बराबर है तो जो रासायनिक समीकरण है बच्चों वो संतुलित है, और अगर बराबर नहीं है तो वो एक ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण होगी और उसको हम क्या कर देंगे बच्चों, संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए अब बच्चों आयरन कितना है 1 और आयरन कितना है इधर 3। कितना आयरन है बच्चों 3। आयरन मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर आयरन, इधर अपन लेफ्ट हैंड साइड वाली बात लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों राइट हैंड साइड वाली बात। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 ही आइटम बच्चों। तो आयरन कितना बच्चों 1 है, इधर कितना है और उधर कितना बच्चों 3। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने बच्चों 2 और इधर कितने 2। ठीक, 2 और ऑक्सीजन बच्चों कितना है 1 और इधर कितना है 4। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इसमें और इसमें परमाणु की संख्या जो आ रही है बच्चों डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। यानी कि दोनों की जब डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये बैलेंस नहीं है, यानी कि ये कंकालीय ढांचा रासायनिक समीकरण, तो इसको हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। आइए कैसे संतुलित करते हैं देखते हैं अपनी किताब से। चरण नंबर 1। अब बच्चों इसके लिए 7 चरण हैं। कितने चरण हैं बच्चों 7 चरण हैं, और आप बढ़िया ध्यान लगाकर पूरे मनोयोग के साथ यहाँ अब फोकस करें। यहाँ से हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख रहे हैं। हालांकि शॉर्ट में काम चलता है लेकिन ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चरण नंबर 1। अब तक हमें ये पता चला है कि ये बैलेंस नहीं है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। एक जो रासायनिक समीकरण है बच्चों, इसको अगर हमें संतुलित करना है तो उसके चारों ओर पहला काम जो आपको करना है वो क्या है, बॉक्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चरण निर्माण 1, बॉक्स निर्माण। शॉर्ट में सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको बॉक्स का निर्माण करना है, बॉक्स। ठीक, चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। पहला काम क्या है बच्चों, पहला चरण सिर्फ इतना सा कह रहा है कि जो भी हमारे पास अभिकारक हैं या उत्पाद हैं उनके चारों ओर क्या बना दो, बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो भी आपको संख्या या सूत्र या फॉर्मूला जो भी लिखा हुआ है उससे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। चाहे वहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी लिखा हो, उसको आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो पहला चरण क्या कहता है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले चरण में ये आयरन, ये जल, ये हमारा आयरन ऑक्साइड और ये हमारा हाइड्रोजन, ये क्या कर दिया बच्चों, हमने चारों जो आइटम दिए, मतलब 3 आइटम है हमारे पास, चारों जो है अभिकारक और उत्पाद, उनके चारों ओर हमने क्या बना दी, बॉक्स। तो पहला चरण क्या कहता है बच्चों, सीधा याद करें, बॉक्स निर्माण। बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं, शॉर्ट में। ठीक, पहला चरण क्या कहता है, बॉक्स निर्माण कीजिए, बॉक्स के अंदर कोई चेंज ना कीजिए। चरण नंबर 2, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहती है बच्चों, असंतुलित समीकरण 1.5 असंतुलित है में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। क्या करना है, बॉक्स निर्माण, यानी बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लिस्ट। किस चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं बच्चों, किस तत्व के कितने परमाणु उत्पाद में हैं और अभिकारक में हैं। चलिए, तो तत्व लिखा, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद में परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड। ये आपके पास रिएक्शन रही बच्चों। आयरन कितना है 1, उत्पाद में कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2, उत्पाद में कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। पहला निर्माण, पहला स्टेप बॉक्स निर्माण, बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं। दूसरा जो स्टेप है बच्चों वो क्या कहता है, क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। ठीक बच्चों, दोनों चरण क्लियर हैं। अब चलते हैं बच्चों हम तीसरे चरण की ओर। चरण नंबर 3 देखिए अब क्या कह रहा है, याद हो गया ना बच्चों दोनों चरण, पहले बॉक्स फिर लिस्ट, बॉक्स लिस्ट, बॉक्स लिस्ट। स्टेप नंबर 3 का सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाली यौगिक, क्या कह रहा है बच्चों, वो यौगिक चुनना है जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा हो। सुविधा के लिए चुनना है या नहीं चुनना है वो आपकी मर्जी है, बिना चुने भी रिएक्शन जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए कह रहा है एनसीईआरटी वाला कि आप अपनी सुविधा के लिए सबसे पहले उस यौगिक को चुनेंगे जिसमें तत्वों की या परमाणु के किसी भी तत्व है उसके परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा हो, टोटल परमाणु की संख्या क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो। तो सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक का हो या उत्पाद का। ठीक है, और उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। क्या कह रहा है बच्चों,
देखिए जैसे हमें पता है बच्चों कि रिएक्शन क्या थी बच्चों, मैं एक बार लिखता हूँ। आयरन की क्रिया हमने किससे करवाई है बच्चों, जल से। तो हमारे पास क्या बना बच्चों, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहला चरण, दूसरा चरण वेरी इजी था, बॉक्स बनाओ, लिस्ट बनाओ। तीसरे चरण में क्या कह रहा है, हम उसको पकड़ेंगे जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा हो। क्या कह रहा है बच्चों, परमाणु की संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा हो। अब परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है बच्चों, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो परमाणु की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा कितनी है बच्चों, 7। इसलिए हम सबसे पहले बैलेंस करने का काम किसको करेंगे, Fe3O4 को। NCERT क्या कह रही है बच्चों, सबसे पहले उसको चुनेंगे जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा हो। और यहाँ पर परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें बच्चों, Fe3O4 में कितनी है, 7। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया Fe3O4 को कि इसको हमें बैलेंस करना है। तीसरा चरण कह रहा है। अब इसमें भी तीसरे चरण में भी और क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ से कह रहा है वो क्या कह रहा है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। तीसरा चरण आगे क्या कहता है, उस यौगिक में, ये जो यौगिक है उसमें किसको, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। अब इसमें बच्चों, इस वाले में आयरन के कितने हैं बच्चों, 3, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो किसके, देखो सबसे ज़्यादा परमाणु किसमें है, इस यौगिक में। इसमें भी सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन को हमें पहले चुनना है। जिस तत्व के परमाणु सबसे ज़्यादा हो सबसे पहले उसको चुन लें। तो देखो क्या कह रहा है, तत्व को चुनिए। इस प्रकार हम Fe3O4 को चुनते हैं और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। Fe3O4 को चुना और उसमें भी हमने किसको चुना है, ऑक्सीजन को। पहला चरण क्या कहता है बच्चों, बॉक्स बनाओ। दूसरा चरण लिस्ट बनाओ। तीसरा चरण मैं कहूँगा इसको सेलेक्ट करो। क्या करो बच्चों, सेलेक्ट। किसको सेलेक्ट करो, उस यौगिक को जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा। और उस यौगिक में भी उस तत्व को सबसे पहले चुनेंगे जिसके परमाणु सबसे ज़्यादा है। क्लियर, चलें अब आगे चलते हैं बच्चों। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। तो हम इसके लिए लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले बच्चों। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करना है, हमें लिस्ट बनाना है। कैसे, दोबारा समझिएगा बच्चों। वेरी इजी चैप्टर है, कोई बड़ी बात इस चैप्टर में है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, वो आपको याद रखना है। पहला बॉक्स, दूसरा लिस्ट, तीसरा सेलेक्ट करो। किसको सेलेक्ट करना, जो सबसे ज़्यादा हो परमाणु उसको। तो हमने किसको चुन लिया बच्चों, Fe3O4 को, और उसमें भी किसको चुन लिया, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। किसके लिए बच्चों, ऑक्सीजन के लिए। वही इधर तत्व LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, यानी अभिकारकों में, और उधर ले लेंगे उत्पादों में। तो ऑक्सीजन के लिए अभिकारकों में और उत्पादों में। अब ये क्या है बच्चों कि प्रारंभ में क्या मतलब क्या है, प्रारंभ में का मतलब है जब रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है, तब परमाणु की संख्या लिखनी है और बैलेंस करने के बाद लिखनी है। ठीक बच्चों, तो प्रारंभ में एक बार मैं फिर से रिएक्शन, आयरन प्लस H2 क्या बनाएगा बच्चों, एक तो बनाएगा हमारे पास Fe3O4 प्लस क्या बनेगा, H2। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, इस ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया है। ऑक्सीजन के लिए टेबल बना रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड में कितना है और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है। अब ऑक्सीजन बच्चों इस पूरी में कितना है, 1। तो ऑक्सीजन अब यहाँ पर लिखना है हमें को प्रारंभ में। प्रारंभ में का मतलब है जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया उससे पहले कितने दे रखे नॉर्मली। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है बच्चों, ये रहा 1। और दूसरा लेते हैं हम बच्चों RHS, यानी कि राइट हैंड साइड में कितना बच्चों, 4। ये लिस्ट बन गई बच्चों इतनी। ठीक, अब हम लिखेंगे बच्चों कि संतुलित करने के बाद या संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए, अब संतुलित करने के लिए क्या करना है बच्चों। अच्छा, आपको रिएक्शन दिखाई नहीं दे रही बच्चों, इधर यहाँ तक का मैटर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट, इसको छोटा कर देंगे। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ये मैंने समझाया कि ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया, ऑक्सीजन कितना है 1 और उत्पाद में कितना है 4। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है और साथ में ये देना है बच्चों कि ये जो 1 है वो कहाँ है, हमें पता है H2O में है, और ये जो 4 है वो कहाँ है, यही लिखेंगे बच्चों Fe3O4 में। तो मैं यही समझा रहा हूँ बच्चों। अब इधर क्या करना है, इधर तो 4 है, इधर 1 है, तो मैं इसको क्या 4 से गुणा नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 × 4 और यहाँ पर क्या है 4 का 4 है।
है ना, 4 से गुणा करना पड़ेगा मतलब। तो ऑक्सीजन के लिए हम अभिकारकों में देखेंगे, उत्पादों में प्रारंभ में 1 परमाणु है और वो भी H2O में है, और उत्पाद में बात करें तो 4 हैं, वो भी Fe3O4 में। संतुलित करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, इधर 4 है तो इधर 4 से गुणा करूंगा, तो मैंने लिख दिया 1 × 4, और इधर ऑलरेडी कितना 4, यानी कि अब मैंने ये पता चल गया कि मुझे ऑक्सीजन मैंने सेलेक्ट किया, और ऑक्सीजन सेलेक्ट करने के बाद उसे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले संतुलित करूंगा। उसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा, ये लिस्ट बनाऊंगा और चेक करूंगा किधर कम है, जिधर कम है उधर मैं गुणा के रूप में उस पूर्णांक को लिख दूंगा जिससे गुणा करना है, या जिधर मैंने बराबर करना है उधर गुणा भाग करके हमें बैलेंस करना है। और भाग आपको नहीं करना है, आपके लेवल में नहीं है, 10th तक आपको गुणा करके काम करना है केवल। ठीक बच्चों, केवल कैसे, आपको केवल और केवल गुणा करके ही काम करना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रही है बच्चों, NCERT, आपको ये टेबल समझ में आ गई ना बच्चों। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को अगर हम संतुलित करें तो उसे संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O का होल 4 नहीं लिख सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगी। मतलब आपको क्या करना है, पहला मैं वही चरण बता देता हूँ एक बार। सबसे पहला चरण है बच्चों, बॉक्स बनाओ। दूसरा है बच्चों, लिस्ट बनाओ। तीसरा है बच्चों, सेलेक्ट करो। किसे, सबसे ज़्यादा वाले को। सेलेक्ट करने के बाद उसकी टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद उसको किसी भी, जैसे हमने इसमें किसको चुना बच्चों, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को चुनने के बाद उसके लिए गुणांक का यूज कर लिया, कौन सा हमें लगाना है, किधर बैलेंस किया है। ठीक, अब देखो जो 4 हमने लिया बच्चों H2O को, उस 4 को हमें कहाँ लगाना है, जो हमारी मेन रिएक्शन थी उस डिब्बा बनाया था उसके बाहर लगाना है। तो ये आपके बच्चों वही रिएक्शन है, ये आपकी वही रिएक्शन है, उसमें हमने 4 लगा दिया। ये आप बॉक्स के बाहर भी लिख सकते हो, आप बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो। अंदर लिख दिया, इसका मतलब ये है कि अब इसमें चेंज नहीं करेंगे, यानी एक बार जो 4 लिख दिया अब उसको हम काटाफीजी नहीं कर सकते, तो आप अंदर लिख सकते हैं। और अभी ये पूरी तरह से संतुलित नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा है बच्चों आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बच्चों चरण नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं बच्चों, चरण नंबर 4। अभी तक हमारे पास ये 4 आ चुका है बच्चों ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यानी ऑक्सीजन जो है ना बच्चों वो अभिकारक और उत्पाद दोनों में बैलेंस हो चुकी है। ठीक, चरण नंबर 4, आयरन और हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। ठीक है, अभी हमने ऑक्सीजन किया है मात्र, दोनों अनबैलेंस्ड है बाकी के। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से कोई भी ले लो, किसी को भी ले सकते हैं बच्चों, हम चाहो तो हम आयरन को ले सकते हैं, या चाहे तो हम आयरन को ले लें या हाइड्रोजन को ले लें। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने, कोई सा भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, वही आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं, यानी कि वो 4 से गुणा कर दिया जाएगा। यानी कि आपको टेबल देखना है, इसी लाइन बाद में आएगी, पहले टेबल आएगी। हाइड्रोजन के परमाणु वही अभिकारकों में, वही उत्पादों में। प्रारंभ में कितना है बच्चों, तो ये हमारे पास रिएक्शन है बच्चों। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, अब देखो 4 हम यहाँ पर लगा चुके हैं, 4 लगा चुके हैं। ये इस प्रकार लिखा है 4 और पीछे लिखा है H2, है ना। O को मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं। तो बच्चों ये हाइड्रोजन के 2 और 2 को, ये जो आगे संख्या लिखी होगी इसको स्टाइक्योमेट्री गुणांक कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। आपको 11th में समझ में आएगी। तो इसके लिए कितनी हो गई बच्चों, परमाणु की संख्या 8। अब जब इसकी संख्या बच्चों 8 हो चुकी है, कहाँ पर, 4H2O में, और उत्पादों में अभी भी कितनी है बच्चों, 2। इधर 8 है, इधर 2 है, तो मैं × 4 कर दूं बच्चों, 8 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर लिख दिया, यानी संतुलित करने के बाद या संतुलित करने के लिए 2 × 4, यानी इधर भी कितनी हो गई 8, इधर भी कितनी है ऑलरेडी 8। तो मतलब ये क्या है बच्चों, अब हमारा कौन हो गया, जो H2 था यानी हाइड्रोजन था, वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब जो हमने 4 लिया है बच्चों गुणा करने के लिए, उस 4 को हम कहाँ लिख देंगे, हाइड्रोजन के आगे। तो ये लाइन बाद में लिखनी चाहिए वैसे। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को 4 कर देते हैं। तो ये 4 कर दिए बच्चों, तो ये 4 यहाँ पर हमने लगा दिया। अब ये एक बाहर लगाया, एक अंदर लगाया, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो तो बाहर लगाएं,
बाहर लगाएं तो और भी बढ़िया है, अंदर लगाएं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, तो हमने किस किस को बैलेंस कर दिया बच्चों? ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब जो हमने 4 लिया था बच्चों उसको कहाँ लगा दिया? यहाँ पर लगा दिया। ठीक, और ये भी अभी भी क्या है बच्चों? आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? चरण नंबर 5 लेंगे। कुछ नहीं है बच्चों, पहला क्या कहता है? बॉक्स बनाओ, दूसरा लिस्ट बनाओ, तीसरा कहता है सेलेक्ट करो, चौथा भी कहता है सेलेक्ट करो, किसको? हाईएस्ट वाले को, किसी को भी, और 5वें में भी बच्चों जो बच्चा कुछ है उसको हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, है ना बात। तो तीसरा, चौथा, पांचवा सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट। ठीक, अब चरण नंबर 5 कहता क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। हमने अब तक जो गुणांक के यूज किए हैं 4 लगाया है, उसके आधार पर हमने अब वापस एक बार चेक कर लेनी है क्या सभी तत्व जो हैं वो बैलेंस हो गए हैं। तो हमने देखा कि अभी लोहा है उसका हमने कुछ नहीं किया, तो लोहा क्या है? एक साइड 1 था, एक साइड 3 था, आयरन प्लस H2 था, उधर क्या था? Fe3O4, तो Fe3 है, तो मतलब अभी हमारे पास कौन शेष है बच्चों? आयरन शेष है। तो आयरन को बैलेंस करेंगे, वही सिस्टम क्या है? टेबल बनाओ। तो लोहा आयरन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में प्रारंभ में कितना है बच्चों? 1 है, आयरन में है 3 है और Fe3O4 में। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? इधर 3 है, इधर 1 है, तो मैं इंटू 3 कर दूंगा। जैसे इंटू 3 करूंगा तो इधर की संख्या 3 और इधर ऑलरेडी कितनी है? 3 है। अब जो मैंने यहाँ पर 3 लिखी है बच्चों, इसको कहाँ लिखा है बच्चों? अभिकारकों में। इसको लेके जाऊँगा और अभिकारक में इसको गुणा के रूप में लिख दूंगा। इसको ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा। तो ये जो मैंने 3 लिया ये लिख दिया। आयरन को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम 3 परमाणु लेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 है। अब हमें देखो बच्चों, तो हमारे पास जो रिएक्शन थी मेन, आयरन प्लस H2O, आयरन प्लस H2O मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर हम क्या लगा चुके हैं बच्चों? यहाँ पर 4 बैलेंस करने के लिए आई थी, यहाँ पर भी 4 बैलेंस करने के लिए आई है, और यहाँ पर 3 आ चुकी है किसके लिए बच्चों? बैलेंस करने के लिए। अब देखो आयरन के कितने? 3, आयरन के कितने? 3, हाइड्रोजन के कितने बच्चों? 4 दूआ 8, और यहाँ पर भी 4 दूआ 8। ऑक्सीजन का बच्चों 1, और 1 आगे कितना है बच्चों? 4, तो 1 को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है? 4 है। 5 चरणों के बाद हमें बैलेंस चेक कर लेनी है कि बच्चों जो हमने लिया वो बैलेंस हुआ या नहीं। अब आगे क्या करना है बच्चों? 2 चरण बचे हुए हैं, थोड़ा आगे लेते हैं हम। चरण नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये 3 लगा दिए बच्चों, ये 4 लगा दिया, और ये ऑलरेडी 4 लगा चुके हैं। चरण नंबर 6, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्याओं का परिकलन करते हैं। और ये देखिए 3H2O, 3Fe, 4H2O, Fe3O4 और 4H2 बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस हो गई तो हमने छठे चरण में बॉक्स हटा दिया। ठीक है बच्चों, समीकरण 1.9 इसको कहा है 1.9, और यहाँ पे लिखा है संतुलित समीकरण। दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या विधि। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लेनी है, यानी कि अगर कहीं 1 लगाने से, अब 1 तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 लगा होता है, तो हम 2 का यूज करेंगे, 3 का यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे, इस प्रकार यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, छोटी से छोटी संख्या का यूज करेंगे, यानी कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये चैप्टर का नाम है। तो बच्चों कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल। तो किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का यूज करते हैं उसे हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब चरण नंबर 7 क्या कहता है बच्चों? इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, चरण नंबर 7। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों। स्टेप नंबर 1 बॉक्स, स्टेप नंबर 2 क्या थी? लिस्ट बनाएं। ठीक है, सारों की। स्टेप नंबर 3 में सेलेक्ट करो, स्टेप नंबर 4 में सेलेक्ट करो, और स्टेप नंबर 5 में भी सेलेक्ट करो, 6 में काउंट करो।
6 में क्या करना है, काउंट यानी कि गिनना, गिनो। और 7 क्या कहता है बच्चों, फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था लिखो, भौतिक अवस्था लिखो। तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, बॉक्स लिस्ट, उसके बाद 3 तो सेलेक्ट करना है, काउंट करना है और एंड में अपने को क्या कर देना है बच्चों, 7वां चरण भौतिक अवस्था लिखनी। क्या कहता है, भौतिक अवस्थाओं के लिए संकेत लिखना। हालांकि इसको बच्चों मैं बता चुका हूँ, मैं बता देता हूँ एक बार। अगर कहीं द्रव अवस्था में हैं तो उसके लिए बच्चों हम क्या कर लेंगे, लिक्विड लेंगे। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, छोटा एस सॉलिड लेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, लिक्विड, ये होता है सॉलिड। इसी प्रकार गैस है बच्चों, तो उसके लिए हम जी, गैस का यूज करेंगे। और बच्चों अगर वो क्या है, जलीय, जलीय अवस्था में है या जलीय विलयन के रूप में है, तो उसको लिखते हैं बच्चों हम AQ। क्या लिखेंगे, AQ, यानी कि एक्वस। क्या लिखेंगे, एक्वस। तो देखिए बच्चों यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर लिखे संतुलित समीकरण है 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए कि इस समीकरण में हमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी होती है, नहीं होती। अभी तक हमने 6 चरण किए बच्चों, उसमें कहीं भी भौतिक अवस्था नहीं लिखी है, तो जानकारी कहाँ से होगी। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई रासायनिक समीकरण जो है वो आपको ज़्यादा जानकारी दे, तो उनकी भौतिक अवस्थाएं आपको लिखनी चाहिए। अभिकारकों और उत्पादों को के गैस, द्रव और जलीय और ठोस जो अवस्थाएं हैं, क्लियर। एक बार गैस है, द्रव है, जलीय अवस्था में है और ठोस अवस्था में है, तो उनके लिए क्रम से गैस के लिए G, द्रव के लिए लिक्विड, एक नहीं है बच्चों, वहाँ पर क्या आएगा, L। जलीय है, एक्वस है और ठोस है तो सॉलिड से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है तो हम AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, जब अभिकारक या उत्पाद कोई भी हो दोनों में से जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसको हम AQ से लिखते हैं, एक्वस कहते हैं बच्चों, लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगी। ये बच्चों ठोस है तो क्या लिख दिया, सॉलिड। जल किसके रूप में काम करेगा बच्चों, यहाँ पर वाष्प के रूप में, इसलिए लिखा है G। द्रव के रूप में होता तो लिखते L, लिक्विड। Fe3O4 सॉलिड होता है और हाइड्रोजन गैस है। ठीक बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण लिखी गई है, उसकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 ये वाली है, में H2O के साथ गैस चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में, है ना, गैस के रूप में, मतलब वाष्प के रूप में, वाष्प बोले तो भाप, है ना, वेपर। भाप को क्या बोलते हैं बच्चों, भाप को ही कहते हैं वाष्प और इसको कहते हैं हम वेपर। क्योंकि आप क्या करोगे जब 12th में जाओगे तो वहाँ पर वेपर प्रेशर वगैरह आपको पढ़ने को मिलेगा, वाष्प दाब वगैरह केमिस्ट्री में। तो जल का उपयोग किया है किस रूप में, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में, इसलिए यहाँ पर G है, वरना क्या होता L। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। आप लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर समीकरण में लिखने की जरूरत भी नहीं होती। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब और उत्प्रेरक। अब देखिए बच्चों थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी क्या है कि कभी कभी जो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें हमें कोई चीज़ गर्म करनी पड़ती है, जैसे कोई 2 पदार्थ मिलाई मैंने बच्चों और वो अभिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को मिलाया लेकिन अभिक्रिया इनके मध्य नहीं हो पा रही है, तो कभी कभी मैं क्या करूँगा, इसको गर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। आप 11th-12th में सीखोगे जब लैब में जाओगे तो गर्म करने की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी कोई अभिक्रिया ऐसी होती है जो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। अब उत्प्रेरक आप जानते नहीं हैं, आपको बताया जाएगा उत्प्रेरक क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले भी ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के लिए क्या करते हैं बच्चों, प्रेरित करने के लिए काम करेंगे, लेकिन खुद में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, स्पीड को या दर को बढ़ा देंगे कि अभिक्रिया तेजी से होगी, है ना, उसको उत्प्रेरक कहेंगे। आगे बात करेंगे बच्चों। तो अगर गर्म करने की जरूरत पड़े, यदि कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो, या फिर कोई अभिक्रिया के लिए कोई स्पेशल दाब चाहिए हो, प्रेशर, तो वो हम क्या करते हैं बच्चों, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। कहाँ पर लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर या नीचे, दोनों साइड लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ताप हो, दाब हो या उत्प्रेरक हो, कैटलिस्ट बोलते हैं बच्चों। टेम्परेचर इसको लिखते हैं, दाब को प्रेशर, और इसको लिखते हैं बच्चों कैटलिस्ट। खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखिए, ये क्या है, CO। ये क्या है बच्चों, CO कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट नहीं है बच्चों। कोबाल्ट
किसको लिखते हैं बच्चों कोबाल्ट को? CO से। तो CO जो है बच्चों, अगर O छोटा है तो ये है बच्चों कोबाल्ट, और अगर O बड़ा आ गया तो बच्चों ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं तो सीधा सा सिखाता हूँ बच्चों कि अगर आपको कहीं पर भी किसी सूत्र में आपको 2 बड़े अक्षर आ गए, 3 बड़े अक्षर आ गए, यानी कि कैपिटल लेटर, तो वो दोनों तीनों में वो अलग अलग हैं। कैसे? एक बार मैं समझा देता हूँ। ये मान लो मेरे पास है, तो ये एक तत्व है बच्चों। कितना तत्व है? एक। मैं दिख नहीं रहा हूँ। मैंने लिखा दूसरा ये CO2, तो ये 2 तत्व हो गए बच्चों। कितने कैपिटल लेटर है? 2, तो 2 तत्व है यहाँ पर। मैंने लिखा CO2 मान लीजिए, तो एक तो बड़ा है लेकिन एक छोटा है, मतलब ये छोटा उसी के साथ वाला है, तो यहाँ पर कितना है? एक ही है। मैंने लिखा SO4, परमाणु की संख्या टोटल कितनी है? 5, लेकिन तत्व कितने हैं बच्चों? 2, एक सल्फर एक ऑक्सीजन। जैसे मैंने लिखा C6H12O6, परमाणु की संख्या तो बच्चों 12 और 6 18 और 6 24 हो गई, लेकिन कितने प्रकार के तत्व हैं यहाँ पर? तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, 3 प्रकार के हैं। जैसे कि मैंने लिखा CH4, मेथेन का सूत्र है। कार्बन के 4 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु है। टोटल कितने परमाणु हैं बच्चों? तो जो 5 तो हैं वो तो हैं एटम है। कितने टाइप के हैं? तो 2 टाइप के हैं। ठीक बच्चों, तो आपको इसको पहचानना सीख गए होंगे शायद। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? गैस है। आप इसको नीचे लिखो बेस में, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं बच्चों? हाइड्रोजन से। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया किससे करवा रहे हैं? H2 से। और यहाँ पर लिखा है बच्चों 340 ATM। क्या लिखा है? 340 ATM। ATM का मतलब होता है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं बच्चों ATM को? ये वो नहीं है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, उसको सामाजिक में पढ़ते हो। ये है वायुमंडलीय दाब। कितने वायुमंडलीय दाब पर? यानी कि 340 वायुमंडलीय दाब चाहिए, तब जाकर ये क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा CH3OH। और किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। बच्चों ये जो है ना, इसको कहते हैं मेथेनॉल। इसको क्या कहते हैं? मेथेनॉल। अब इसको कैसे नाम बनेगा बच्चों? चैप्टर नंबर 4 जब हम पढ़ेंगे तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल आदि सब नाम बनाना सीखेंगे। और यहाँ पर एक नहीं बच्चों, ये L है। ठीक है, तो क्या पढ़ा है बच्चों? कोई अगर ताप हो, कोई दाब हो, कोई उत्प्रेरक हो, उसके लिए हम कहाँ लिखेंगे? तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से करवाएं मेथेनॉल बनता है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है डायरेक्टली। अच्छा, ये जो रिएक्शन है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? प्रकाश संश्लेषण की। 6CO2 प्लस 12H2O, ये दोनों मिलकर क्लोरोफिल, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का सूत्र है। प्लस बच्चों 6H2O प्लस 6O2 CO2। अब यहाँ पर देखो CO2 भले ही गैस होती है, भले ही CO2 क्या होती है बच्चों? गैस, लेकिन पादप में जब ये जो गैस है वो एंट्री करेगी तो इसको लिक्विड में, मतलब क्या कहें हम, जल के विलयन के रूप में लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों एक्वस। H2O जल के रूप में है, मतलब जल के रूप में H2 का सूत्र ही, मतलब H2O ही तो सूत्र है। ये लिक्विड रूप में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए। C6H12O6 एक्वस फॉर्म में है। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस बनेगी बच्चों वो भी एक्वस, यानी कि जल में घुली हुई अवस्था में बनेगी। और यहाँ पर जो लिक्विड है जल है। ठीक है, यहाँ पर मैं याद कराता हूँ 6 12 0 6 6, ये इनके स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक हैं, यानी कि समीकरण करने के लिए संख्या है, समीकरण को बैलेंस करने के लिए। ठीक है बच्चों, 6 12 0 6 6 ऐसे याद कर सकते हो, भूल जाएं तो। अब क्या कह रहा है बच्चों आगे? इस प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? 1.2 कौन सी थी बच्चों? अच्छा, 1.2 वो थी अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी थी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको आगे अपन दोबारा पढ़ेंगे बच्चों, तब संतुलित कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं बच्चों? यहाँ पर आ रहे हैं प्रश्न। क्या आ रहे हैं बच्चों? प्रश्न। यहाँ पर 1 2 और 3 के अंदर भी 2। अब ये जो प्रश्न है बच्चों, इनको हम अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो थोड़ा 40 मिनट का होने वाला है। ठीक है, तो कैसा लगा आपका वीडियो आज का? आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें बच्चों। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कक्षा 10 में
हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या अभी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उन सबको आप मेरा वीडियो ज़रूर भेजें बच्चों, लिंक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से ज़रूर। अब मैं आपको एक बार दोबारा क्या करता हूँ, सबसे पहले बॉक्स बनाएं, ठीक है। दूसरा काम क्या था बच्चों, लिस्ट बनाएं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा हो उसको सेलेक्ट करें, उसके चौथा उसके बाद किसी को भी सेलेक्ट करें, और उसके बाद जो बच्चे कुछ हैं उसको सेलेक्ट करें। तो 3 तो अपने बच्चों सेलेक्ट हैं। छठा क्या है बच्चों, उसको काउंट करना है, बैलेंस है या नहीं है। और सातवां आपको क्या करना है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट्स को लिखना है, भौतिक अवस्थाओं को लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।